तो नमस्कार। आज का व्याख्यान एक नए नवीनतम विषय पे है। सुदूर संवेदन के उपयोग से रात में पृथ्वी का अवलोकन। अभी तक आपने यदि सुदूर संवेदन के कोई व्याख्यान सुने हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि अ, साधारणतः ये छवियां जो इन कृत्रिम उपग्रहों से ली जा रही हैं ये दिन के वक्त ली जा रही हैं। मैं आज आपको एक नवीन विषय के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें रात में भी पृथ्वी का अवलोकन किया जा रहा है और उस डेटा से बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं। मेरा नाम प्रसून कुमार गुप्ता है और मैं देहरादून स्थित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जो इसरो की एक इकाई है, इसमें कार्यरत हूँ। तो जैसे आपको ज्ञात हो कि विश्व युद्ध द्वितीय के उपरांत अलग अलग देशों ने अंतरिक्ष में हजारों उपग्रह भेजे। आज तो ये हालत है कि अगर आपको या किसी देश को एक नया उपग्रह भेजना है तो वो जगह अवेलेबल नहीं है, वो जगह उपलब्ध नहीं है जहां वो सैटेलाइट को रखा जा सके। ये उपग्रह जो हैं ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो तरंगे हैं उसमें अलग अलग में काम करती हैं। कोई दिन में काम करते हैं, कोई रात में काम करते हैं, कोई जो विजिबल रेंज है जिसको आप आंखों से देख सकते हैं उसमें काम करते हैं, कोई इंफ्रारेड या माइक्रोवेव जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन फिर भी उनमें काम करती हैं, उसमें डेटा कैप्चर करती हैं। और आपने शायद ये भी देखा हो कि जो मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं, मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादातर जो उपग्रह हैं वो दिन के वक्त अपनी छवियां लेती हैं। जैसे जो सबसे पॉपुलर, जो सबसे जो चूँकि वो फ्रीली अवेलेबल है, मुफ्त में इसका डेटा मिलता है और पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है, USGS अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा बनाया गया लैंडसैट सैटेलाइट सीरीज़ जो है वो साधारणतः सुबह 10 बजे प्लस माइनस 15 मिनट इधर उधर अपनी धरती का अवलोकन करती है, वो चित्र लेती है और उससे फिर हम आगे एनालिसिस करते हैं। ये डेटा जो है ये कुछ सन 1885 के बाद से तत्काल तक उपलब्ध है और काफ़ी सारे लैंडसैट के सैटेलाइट आए, लैंडसैट 5, 7, 8 और अभी सबसे लेटेस्ट 9। इसके बाद मॉडिस की एक सीरीज़ है, ये भी यूएस गवर्नमेंट नासा द्वारा संचालित है। मॉडिस के 2 सैटेलाइट हैं, एक मॉडिस हम मॉडिस टेरा के नाम से जानते हैं, वो सुबह 10:30 बजे लेती है, और मॉडिस एक्वा सैटेलाइट है जो ठीक उसके पीछे ही है लेकिन वो करीबन 1:30 बजे दोपहर में छवि लेती है धरती का। तो इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट्स बनाए गए हैं जिसमें सबसे पॉपुलर जो है रिसोर्स सैट, जिसमें लिस 3, लिस 4, एविप्स ये सेंसर उस सैटेलाइट पे हैं, ये करीबन 10:30 बजे अपनी छवि लेती है। तो क्या है ये जो सैटेलाइट्स हैं ये धरती का चक्कर लगा रही हैं। जब वो किसी भी स्थान के ऊपर होती हैं, जब वहाँ पे सुबह के 10:30 बजे होते हैं या 10 बजे होते हैं, वो उस समय की छवि लेती है। फिर जैसे धरती भी घूम रही है और ये सैटेलाइट भी चक्कर लगा रही है, तो एक समय आता है कि जब वो सैटेलाइट धरती के उस तरफ है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है। तो उस समय ये सैटेलाइट क्या करती है? और पहला क्वेश्चन ये कि ये सैटेलाइट जो है ये दिन के वक्त ही क्यों फोटो लेती हैं? तो क्या है, जैसे आप किसी कमरे में घुसे और वहाँ अंधकार है, कोई लाइट नहीं चला है, तो आप उसके अंदर क्या रखा है नहीं देख सकते, आपको एक ऊर्जा का स्रोत चाहिए। तो वैसे ही धरती को देखने के लिए सूर्य हमारा ऊर्जा का स्रोत है। तो दिन के वक्त सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है और ये रोशनी धरती से टकराकर कुछ उसमें से आंशिक मात्र 6% एनर्जी जो
कुछ अनुमान के अनुसार करीबन 300 से 500 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी सूरज से धरती पर आती है। उससे मात्र 6% धरती से टकराकर और उसके वायुमंडल से बिखरते हुए मात्र 6% एनर्जी ऊर्जा सैटेलाइट तक पहुंच पाती है। तो सूरज के होते हुए भी बहुत कम एनर्जी इस सैटेलाइट तक पहुंचती है, और फिर वो सैटेलाइट उसमें जो उपकरण रखे हैं, जो कैमरा सेंसर रखे हैं, उस एनर्जी का भी टुकड़े करते हैं अलग अलग जोन्स में, स्पेक्ट्रल जोन्स में। जैसे रेड में एक छवि बनती है, ब्लू में एक, ग्रीन में एक, इंफ्रारेड में एक, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और ऐसे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे स्रोत जोन्स में डिवाइड करती है। तो आप समझिए कि जो ऊर्जा धरती से आ रही है, जो बहुत न्यूनतम ऊर्जा जो धरती से आ रही है, उससे भी तोड़ तोड़ के अलग अलग बैंड में बनाया जाता है, तब जाके हम जो छवि आज देख पाते हैं वो बनती है। अब इमेजिन करिए रात को सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ रही है, तो अगर सैटेलाइट जो उपग्रह है, जो कैमरा है, जो धरती की तरफ देख रहे हैं, लेकिन धरती से बहुत ही कम, कुछ नैनो वाट्स में एनर्जी इस इन सेंसर, इन कैमरास तक पहुंच पा रही है। तो आज के ज़माने बहुत अच्छे, बहुत एडवांस्ड सेंसर बन गए हैं जो उस छोटे से ऊर्जा को भी पकड़ पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे आपने समझा कि दिन के टाइम में पैसिव रिमोट सेंसिंग जिसे कहते हैं वो होती है। ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य है, सूर्य से धरती पे एनर्जी आती है और हमारे सैटेलाइट कैप्चर करते हैं। अब मानिए बहुत अच्छा सैटेलाइट है जिसमें टेलीस्कोपिक नवा कैमरा लगाओ और ये आपको ऐसी एक छवि दिखाता है। ये छवि चार बाग स्टेशन लखनऊ की है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ गाड़ियाँ हैं, ये स्टेशन का प्रांगण है और इधर कुछ रेलवे लाइन है। अब जैसे जैसे आप जूम आउट करते हैं, जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं, आप और नई नई चीज़ें देख पाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि और गाड़ियाँ हैं, यहाँ सामने लॉन है, रेलवे ट्रैक्स हैं, यहाँ लखनऊ मेट्रो का स्टेशन है, और भी शहरी एरिया, कुछ बागीचे, फिर आपको गोमती नदी दिखती है, फिर आपको पूरा लखनऊ शहर, उसके आसपास के खेत खलिहान, और फिर लास्ट में आपको दिखता है कि इधर घग्गर नदी है, इधर गंगा है, और इसके तट पे कानपुर शहर स्थित है। तो इस स्केल पे या इस माप पे जब आप किसी भी उपग्रह से ली गई छवि को देखते हैं तो आपको माइन्यूट डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स नहीं दिखते। आपको सिर्फ दिखेगा क्या कि भाई ये शहर है, ये दो नदियां हैं, इधर खेत खलिहान है, और जो थोड़ा ज़्यादा हरे रंग में है वो शायद जंगल है। तो लैंडसैट 8 जिसे हम जिसमें काफ़ी सारे बैंड्स हैं, जो छवि लेती है वो रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, स्विर और इवन थर्मल बैंड्स में भी छवि लेती है। उसका स्पेशल रेजोल्यूशन यानी एक पिक्सल का साइज़ 30 मीटर का होता है। तो अगर उसके हम RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू बैंड्स को लें और एक छवि बनाएं तो उससे हमें एक नेचुरल कलर कॉम्पोजिट बनता है जो कुछ ऐसा दिखता है। याद रखिए ये छवि दिन के समय ली जाती है, 10:30 बजे, जब सूरज अपने पूरे ताप धरती पे देता है और ऊर्जा धरती से आती है सैटेलाइट पे, फिर उसके अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं और अलग अलग बैंड बना के ये 3 बैंड से ये छवि बनती है। याद रखिएगा 3 बैंड से ये कलर की छवि बनती है। अगर हमारे पास 3 बैंड नहीं होंगे तो हम कलर में नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम इन 3 बैंड के साथ कुछ शोध करते हैं, कुछ मिश्रण करते हैं। RGB के जगह हम नियर इंफ्रारेड, रेड और ग्रीन लेते हैं, और फिर हमें दिखता है कि भाई हमने कुछ नया इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपकी ये बीच में ये बहुत ज़्यादा रेड है और बाकी जो है वो एक हल्का गुलाबी रंग है, रेड की मात्रा कम है, लाल रंग की मात्रा कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये शायद जंगल हो और ये वाला एरिया जो है बाहर में ये सब खेत खलिहान हो। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं तराई का इलाका है जो नेपाल में चाहता है। फिर तो
सेम लखनऊ का जो चित्र आप देख रहे थे पहले वो अलग अलग बैंड कॉम्बिनेशन में अलग अलग दिखता है। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दो नदियाँ हैं, लखनऊ शहर है, कानपुर शहर है। जब हम इसे फॉल्स कलर कॉम्पोजिट बनाते हैं, जहाँ पर हम नियर इंफ्रारेड बैंड का यूज़ करते हैं, वहाँ आप देखिएगा कि शहर जो है वो थोड़े से छाई कलर या ग्रे कलर के हो जाते हैं, और नदियाँ भी एक अलग रूप में दिखती हैं, और जंगल और खेत खलिहान अलग अलग रंगों में दिखते हैं। सिर्फ केवल यदि हम नियर इंफ्रारेड बैंड यानी एकमात्र एक बैंड को लें और उसे देखें, तो याद रखिए कि अब हमारे पास 3 बैंड नहीं है, तो हम एक बैंड का जो छवि है उसको हम सिर्फ ग्रे कलर में देख सकते हैं। यानी जहाँ पे एकदम न्यूनतम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, वो ब्लैक कलर काले में दिखती है। जहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैसे ये क्लाउड दिख रहे हैं, बादल हैं, वहाँ पे वाइट दिखती है, और बाकी जो बीच के रंग हैं वो अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रे में दिखते हैं। अब ये लैंडसैट डेटा से ली गई है, तो इसका रेजोल्यूशन जो है, एक पिक्सल का जो साइज़ है वो करीबन 30 मीटर का है। यही डेटा फिर मॉडिस भी कैप्चर करती है, उसका 0.6 या 0.8 नैनोमीटर में, जहाँ पे वो 250 मीटर और 500 मीटर पे करती है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो डेटा आपको इतना थोड़ा क्लियरली दिख रहा है, यही अब 250 मीटर पे ये थोड़ा ब्लर हो जाता है। थोड़ा सा जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ छोटी सी पतली सी नदी बह रही है, वो 250 मीटर पे थोड़ी धुंधली हो जाती है। यही डेटा जब मॉडिस के टेरा पे दूसरे सेंसर से जब 500 मीटर पे लिया जाता है, तो और भी धुंधली हो जाती है, तब वो नदी ऑलमोस्ट दिखती ही नहीं है। तो ये दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये सारी छवियाँ दिन के रोशनी में ली जाती है, और ये अलग अलग रेजोल्यूशन में ली जाती है, और जब हमें बड़ा एरिया कैप्चर करना है, तब हमारे पास एनर्जी जो आ रही है वो सीमित है। तो हमें कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना होता है कि भाई या तो पिक्सल साइज बड़ा करें या बैंड विड्थ को बड़ा करें, तब जाके उतनी एनर्जी आएगी, तब जाके वो छवि बन पाएगी। अगर हम बहुत ही छोटे पिक्सल साइज और बहुत ही नैरो बैंड विड्थ पे जाएंगे, तो हम वो उतनी एनर्जी ही नहीं ला पाएंगे सेंसर के अंदर जो छवि बना सके। अब चलते हैं रात की तरफ। ये सब तो दिन की बातें हो गई। अब आप सोचिए कि रात को आप अंतरिक्ष में हैं और आप पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं, तो आप क्या देख सकते हैं? ये एक बहुत अच्छी छवि है ताजमहल की, जहाँ पे रात को अलग से टिकट लगती है देखने के लिए। तो जब आप अंतरिक्ष में हैं, तो ताजमहल तो एक जगह हो गई, लेकिन जब आप पूरे धरती को देख रहे हैं तो आपको क्या दिखता है? तो इस पे काफ़ी सारा शोध किया गया है। ये एक बहुत अच्छे पेपर से फ़ोटो लिया गया है, मिलर 2013, जिसमें अगर आप एक सैटेलाइट को धरती की तरफ करेंगे रात में, तो इन काफ़ी सारी चीज़ें दिख सकती हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि फायर दिखेंगे, जंगल में आग लगी है, या पराली जलाए जा रहे हैं, या किसी टाइप का भी आग है जो रात में जल रहा है, वो अंतरिक्ष से दिख सकता है। अगर कहीं बारिश हो रही है, बिजली कड़क रहे हैं, तो वो बिजली जहाँ गिरती है वो उस क्षण के लिए भी दिख जाती है। सबसे ज़्यादा दिखती है शहरों के लाइट्स, जो शहरों में से रोशनी जो है, जितनी बिल्डिंगों में, दुकानों में, रास्तों पे, जहाँ पे भी बिजली है, वो सबसे ज़्यादा दिखती है। फिर फिशिंग बोट्स जो मछली पकड़ने के लिए पोत जाते हैं समुद्र में, उनमें काफ़ी बड़े बड़े लाइट लगे होते हैं, वो सब दिखते हैं। फिर कुछ जीव हैं समुद्र में पाए जाते हैं, जो एक बायोल्यूमिनेसेंस करके एक फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं, जो अपने से लाइट देते हैं। जैसे आप समुद्र में जाएंगे तो कुछ जीव हैं, कुछ प्राकृतिक जीव हैं जो सतह पे आती हैं रात को, और उनमें से लाइट होता है, तो वो रात में ली गई छवि उसमें दिखता है। फिर गैस फ्लेयर्स, जहाँ पे नेचुरल गैस का खनन होता है, उन फैक्ट्रियों में कुछ चिमनीज होती हैं जिसके ऊपर
से आग जल रही होती है, इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। वो दिखती हैं, क्लाउड्स दिखते हैं रात को, वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी वो दिखते हैं, और जो चंद्रमा की रोशनी है जब वो धरती से टकरा के वापस जाती है तो उससे कुछ चीज़ें दिखती हैं प्राकृतिक या कृत्रिम हो। जैसे सबसे ज़्यादा हुआ स्नो कवर, यानी बर्फ़ के इलाके, ये आपको बहुत अच्छे से रात को दिखते हैं। उसके अलावा जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, उसमें ऑरोरा करके कुछ फिनोमेना होता है, आ, आ, वो भी सैटेलाइट इमेजेस में रात को दिखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं, तो इनका शोध किया जाता होगा। तो सबसे पहले इसकी खोज जिसे कहते हैं ना, एक गलती से हो, या एक जैसे इंटेंशन नहीं था कि ये हम रात में क्या दिख रहा है खोजें। अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक प्रोग्राम 1970 से चलाया जा रहा है इनफैक्ट, जिसका नाम है डिफेंस मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम, यानी DMSP। ठीक है, उस सैटेलाइट पे काफ़ी सारे सेंसर, उसमें से एक सेंसर है जिसका नाम है ऑपरेशनल लाइन स्कैन सिस्टम, OLS। इसे हम जनरली एक ही शब्द में कहते हैं, DMSP OLS। तो इस सेंसर पे दो कैमरा, इस सेंसर में दो बैंड है, एक विजिबल और नियर इंफ्रारेड और एक थर्मल बैंड है। तो इसमें ये देखा गया, इस जो प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि अमेरिकी वायुसेना को पूरे धरती पे, दिन हो या रात हो, कहाँ पे बादल हैं उसका करंट लाइव छवि देनी है। तो इसके लिए इन्होंने सैटेलाइट चलाया जिसमें 3 सेटिंग थे, लो, मीडियम, हाई। इसमें क्या है, जब दिन का टाइम है, जब सैटेलाइट धरती के उस साइड में है जहाँ पे सुबह है, तो सूरज की रोशनी है, काफ़ी सारी एनर्जी सेंसर तक आ रही है, तो वो लो गेन सेटिंग में उस कैमरा को चलाते थे। जैसे ही वो धरती के उस पार्ट पे पहुँचे जहाँ शाम है, जहाँ पे कम एनर्जी आ रही है, तो वो मीडियम गेन सेटिंग, और जैसे ही वो रात की तरफ जाते थे तो वो हाई गेन सेटिंग में चलाते थे, ताकि जो भी एनर्जी आए धरती से उसको एम्पलीफाई करके, उसको बढ़ा के तब कैप्चर किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव तो था कि सिर्फ क्लाउड्स, बादल को देखना है, बादल की छवियां बनानी है, लेकिन उस अत्यंत संवेदनशील जो लाइट सेंसर है, प्रकाश संवेदक जिसे कह रहे हूँ मैं, उससे जो पृथ्वी पे जो लाइट है, जो अलग अलग सोर्सेज मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, उससे जो लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है, वो भी कैप्चर हो जाती है। और ये जैसे मैंने बताया, दो बैंड थे, थर्मल और विजिबल और नियर इंफ्रारेड। तो विजिबल नियर इंफ्रारेड बैंड में ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखती है। तो ये डेटा तो 1970 से अवेलेबल था, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में नहीं था। 1992 के बाद से ये डिजिटल फॉर्म में आया, और नोआ NGDC करके एक संस्थान है अमेरिका में, जिन्होंने इसका प्रोसेसिंग किया। और ये सैटेलाइट तो वैसे हर रोज़ बहुत सारे चक्कर लगाता है धरती का, लेकिन बहुत सारे टेम्पररी लाइट होते हैं, जैसे कहीं आग लगी है, बारिश हो रही है, बादल हैं, बिजली कड़क रही है, इनको हम टेम्पररी लाइट कहते हैं। जो परमानेंट स्टेबल लाइट है, यानी जैसे शहरों के ऊपर लाइट है, या इस टाइप के जो लाइट सोर्सेज है जो परमानेंट है, स्टेबल हो, उनका अध्ययन करके उन्होंने वार्षिक एनुअल इमेजेस 1992 से 2013 तक दिए। तो ये डेटा उन्होंने बना के हमें दिया। और इसका सबसे पहला अध्ययन, सबसे पहली झलक जो रात में भी हम धरती से कुछ देख सकते हैं, ये 1973 में क्रॉफ्ट का पेपर नेचर में पब्लिश हुआ था। उसमें दिखाया गया ये वो छवि है जिसमें सहारा डेजर्ट, मरुस्थल का चित्र है, जहाँ पे कुछ नहीं, ना वहाँ कोई आबादी है, ना सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ से लाइटें दिख रही थी, मतलब वहाँ से रोशनी आ रही दिख रही थी। तो ये, और वो रोशनी एक लाइन में, एक सीध में थी। ये लिबिया नामक देश है और इस तरफ अल्जीरिया नामक देश है।
तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भाई रात को इन जगहों में से रोशनी कैसे आ रही है। तो उन्होंने देखा ग्राउंड पे जाके, फील्ड पे जाके, उन देशों में जाके कि वहाँ पे ऐसे लाइन से चिमनीज हैं, और इन चिमनी से कंटिन्यूअसली सुबह हो, दिन हो, रात हो, आग जलती है। तो फिर उन्होंने पता किया अभी क्या है, तो पता चला कि यहाँ पे तेल की और गैस की खनन हो रही है। और गैस कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने ये समझा है कि जितना गैस उत्पन्न हो रहा है, जितना गैस धरती से निकल रहा है, उसको हम या तो आगे पाइपों से भेज सकते हैं, या टैंकरों में स्टोर कर सकते हैं, या उसका कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको ठंडा करके लिक्विड बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा गैस बच जा रहा है, उसको वेस्ट गैस कह रहे हैं वो। तो उसका क्या करें, तो उसे वो जला देते हैं, और वो कंटिन्यूअसली ऐसा जलता रहता है। तो रात में भी अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइन से कुछ आग जल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं देशों में हो रहा है, जहाँ पे भी तेल और गैस की खनन होती है वहाँ ये चीज़ होता है। जैसे ये शायद आप जानते हो कि मुंबई हाई नामक एक ऑफशोर ड्रिलिंग प्लांट है हमारा, मुंबई से के तट से दूर एक ओएनजीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुंबई हाई नामक, जहाँ पे तेल और गैस की खनन होती है। वहाँ पे भी एक चिमनी ऐसा जलता रहता है जिससे कंटिन्यूअसली आग निकलती रहती है। ये कहते हैं कि वेस्ट गैस है जिसे ये जला रहे हैं। तो अब आते हैं कि भाई दिन और रात में क्या फ़र्क हुआ। दिन में जो कोर्स रेजोल्यूशन, या जिसे हम कहें जिसकी कम रेजोल्यूशन की जो छवियां हैं, जैसे ये हुई, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हैं कि भाई ये गंगा नदी है, ये कानपुर शहर है, ये लखनऊ शहर है, और ये घग्गर नदी है। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही। बट यही छवि ध्यान से देखेगा कि जब हम इसके ऊपर इसी जगह का रात की छवि डालेंगे तो क्या होता है। क्या देखा आपने कि जो शहर थे, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और भी जितने शहर हैं इस जगह पे, सारे जगमगा उठे। तो रात में इन शहरों से निकलती हुई उत्सर्जित जो भी रोशनी है, वो हमें इस शहर का आकार, इस शहर का लोकेशन सब दिखाती है। जैसे ये कानपुर है, ये लखनऊ हुआ, ये अयोध्या शहर है, ये रायबरेली है, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, इटावा, और भी कई शहर जहाँ मैंने सबको लेबल नहीं किया है, ये सारे जगमगा उठते हैं। तो रात को ऐसी छवि दिखती है उपग्रह से। तो अब हम सोच सकते हैं कि भाई इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। कुछ शोध पत्र जो है जो इस छवि को, याद रखिए ये एक सिंगल बैंड है, एकमात्र बैंड है, इसमें 3 बैंड नहीं है, तो कलर में हम नहीं दिखा सकते इसको। जनरली ब्लैक टू वाइट में ही दिखाते हैं। वाइट मतलब सफ़ेद, मतलब जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, काला मतलब जहाँ लाइट नहीं है, चाहे वहाँ शायद वहाँ पे खेत हो या जंगल हो या पानी हो जहाँ पे लाइट नहीं है, रात को वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है। तो कुछ शोध पत्र जो हैं जो इसी काले से सफ़ेद की रंगों को वो काले से सुनहरे कलर में दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास 3 बैंड है, बट जस्ट उसी एक बैंड को काले से सफ़ेद में दिखाते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो बहुत सारे शोध पत्र इस कलर स्कीम को फॉलो करते हैं। तो अगर इसी कलर स्कीम में अगर हम पूरी धरती को देखें ना रात को, समझिए आप ऊपर सैटेलाइट पे हैं और आप नीचे धरती की तरफ देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको दिखाई देगा। ये सारे बादल दिखाई देंगे, और जितने शहर हैं, जितनी आबादी है, जहाँ भी बिजली है, जहाँ पे रोशनी है, जो रोड है इनके बीच में, जो हाईवे कनेक्ट कर रहे हैं, जो छोटी छोटी कस्बे हैं, सब दिखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चित्र है, देखने में तो अच्छा है, शोध करने में भी इसमें बहुत सारी जानकारी निकाली जा सकती है। याद रखिए डीएमएसपी का जो डेटा है, डीएमएसपी ओएलएस का जो डेटा है, वो 1992 से, यानी अभी से
30 साल पहले से डेटा वो हमारे पास है। 30 साल से ज़्यादा, नहीं 30 साल से। तो अब उस डेटा का हम क्या उपयोग कर सकते हैं? सबसे कॉमन चीज़ पहले आएगी कि भाई शहर देख सकते हैं, तो हम शहरी विकास देख सकते हैं कि शहर कैसे बढ़ा। भाई कल आज ज़मीन खरीदनी है कि आज से 10 साल बाद उसकी दाम बढ़ जाए, तो हम कैसे पता करेंगे? तो आज से पुराने 10 साल का रात का छवि लिया, आज का रात का छवि लिया, कंपेयर किया कि भाई कहाँ पे शहर किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बढ़ रहा है, शायद उसके अगले 10 साल में शायद वहीं बढ़ रहा हो। ये सब शोध का विषय है, ये सब अ, पक्के से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ये चेन्नई शहर है, ये 1992, 2000, 2010 में इस तरह बढ़ा। वैसे ही बेंगलुरु शहर पिछले 20 सालों में काफ़ी बड़ा हो गया, और उसके रात की छवियों से ऐसा दिखता भी है। लखनऊ का शहर पहले सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित था, अब आसपास के जो छोटे छोटे और शहर थे, कस्बे थे, वो सब भी जोड़ के अब बड़ा लखनऊ शहर हो गया। जयपुर शहर भी वैसे ही उसी तरह बड़ा है। तो शहरी विकास, अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन ग्रोथ किस स्पीड से बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें इस रात वाले डेटा से, डीएमएसपी डेटा से पढ़ी जा रही हैं, और उस पर काफ़ी शोध पत्र लिखे गए हैं। अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ आपको। बहुत बार दीपावली में व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये वाली फ़ोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि भाई इसरो ने दीपावली के दिन रात को भारत की छवि ली है और वो कुछ ऐसा दिखता है। तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल ही गलत है। ये दीपावली का चित्र नहीं है, ये बहुत ही एक टेक्निकल इमेज है। इसको बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, कलर इमेज देखने के लिए 3 बैंड की ज़रूरत होती है। तो डीएमएसपी डेटा तो सिंगल बैंड का है, तो हम क्या करेंगे, 3 साल के हमने सिंगल सिंगल बैंड लिए और उनको जोड़ दिया। तो 3 वर्ष के डीएमएसपी डेटा को लेके मिलाकर हमने एक छवि बनाई। वो 3 कौन से वर्ष हैं? 1992, 2000 और 2010। तो 1992 को हमने नीले रंग से दिखाया, 2000 को हरे रंग से, 2010 को लाल रंग से दिखाया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये कलर साइकिल पे भी ध्यान दीजिएगा। इसे देख के हमें क्या समझ में आता है कि जो तीन तीन बैंड्स थे अलग अलग साल के, तो अगर रोशनी, अगर लाइट, बिजली उस शहर में या उस जगह पे सिर्फ 2010 में आई, पहले थी ही नहीं, 1992 में भी ज़ीरो, 2000 में भी ज़ीरो, 2010 में जाके आई या उस बीच में आई कभी, तब वो जगह सिर्फ लाल में दिखेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ एरिया, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया, ये सिर्फ लाल में दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वहाँ पर रोशनी समवेयर बिटवीन 2000 और 2010 के बीच में आई। वैसे ही अगर कोई जगह पीले रंग में दिख रहा है, जैसे ये बहुत सारी जगह जो है वो पीले रंग की एक शेड में दिख रही है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लाइट सन 2012 से है, मतलब 2000 में भी थी और 2010 में भी थी, तो हमने उसको जोड़ दिया, तो हमें ये बीच वाला इंटरसेक्शन यानी वो येलो कलर दिख रहा है। और सफ़ेद रंग का क्या मतलब हुआ? कि मतलब लाइट वहाँ पे हमेशा से थी। तो जैसे आपको ये बीच वाले शहर बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब आपको सफ़ेद रंग में दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाइट जो थी ये तीनों साल यानी 1992, 2000, 2010 हमेशा से थी। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन जिसे कहते हैं, बिजली कैसे कैसे कहाँ कहाँ कब कब पहुँची, इसको भी हम पढ़ सकते हैं, इससे भी हम बता सकते हैं। तो अगली बार कोई अगर आपको बताए कि ये छवि इसरो ने ली है और ये दीपावली के दिन रात की है, तो बताइएगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये डीएमएसपी के 3 बैंड है, और इससे ये वाली जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ कहाँ कब कब बिजली आई।
और इसका दीपावली से कोई लेना देना नहीं। इस डेटा से हम और क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी शोध पत्र हैं, हजारों की संख्या में शोध किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस पे विकास, शहरी विस्तार, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि रोशनी कहाँ है, लाइट कहाँ है? वहीं जहाँ पे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, जहाँ पे बिजली पहुँची है, जहाँ पे घर हैं, बाजार हैं, रोडों पे लाइट है, स्ट्रीट लाइटिंग है, इस टाइप की जगहों पे लाइट्स हैं। तो कैसे कैसे शहर बढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इस सब पे बहुत ज़्यादा बहुत सारे शोध पत्र लिखे जाते हैं। इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, उसके पर्यावरण पे भी असर पड़ रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के प्रदूषण बढ़ रहा है, या पेड़ कट रहे हैं, या जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी बिल्टअप में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे पर्यावरण भी बदल रहा है। तो पर्यावरण को भी हम नाइट लाइट से लिंक करके शोध कर सकते हैं। इस पे भी काफ़ी सारे शोध पत्र लिखे गए। यही नहीं, जनजीवन पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है रोशनी का। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शोध पत्र हैं, मैं सारों को नहीं इंक्लूड कर पाया, इसीलिए मैंने आपको ये एक पेपर का रेफरेंस दिया है। हुआंग 2014 में रिमोट सेंसिंग नामक ओपन सोर्स ओपन एक्सेस जर्नल में छपा है। बहुत ही अच्छा पेपर है, जिसपे ये रात वाले डेटा से क्या क्या एप्लीकेशन से क्या क्या अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, उन सब का विस्तार से बताया गया है। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये कछुए, टॉर्टॉइस, ये अपने जो समुद्र के किनारे बालू पे, सैंड पे, बीच पे ये अपने अंडे देते हैं और वो फिर समुद्र में चले जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर ये अंडे जब फूटते हैं, जब इनमें से छोटे टॉर्टॉइस कछुए निकलते हैं, तो उनको अपने से चल के समुद्र की तरफ जाना चाहिए, पानी की तरफ जाना चाहिए। बट क्या होता है कि बीच पे हैं तो भाई बगल पे रिसोर्ट हैं, टूरिस्ट हैं, लाइट हैं, सब हैं, तो ये कछुए जो अंडों से निकलते हैं ये इन लाइट की रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जिस कारण ये आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं, रोड पे आते हैं और मारे जाते हैं। तो और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। तो इस कारण से, और भी आपने सुना होगा कि रात में कहीं बहुत ज़्यादा लाइट है तो जब चिड़ियों की आवाज़ आ रही है रात के बीच में, जो नॉर्मली नहीं आती थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चिड़ियों को लग रहा है कि भाई सुबह हो गया, तो वो जाग जाते हैं, आवाज़ करने लगते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारे जीवों पे ये हमारी रोशनी का गलत प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जंगलों पे, जंगलों के आसपास बफर एरिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट रिसोर्ट ये सब खुल गए हैं, जिस वजह से जंगली जानवरों पे भी प्रभाव पड़ता है, और उस पर काफ़ी सारा शोध लिखा गया है, पढ़ा गया है। इस रात के डेटा से सबसे ज़्यादा इस पे भी शोध होता है कि जनसंख्या पे क्या फ़र्क पड़ा। जनरली लाइट यानी आबादी, आबादी है इसीलिए लाइट है, रोशनी है, जितनी बड़ी मार्केट उतने ज़्यादा लाइट। तो क्या लाइट बढ़ने को जनसंख्या से जोड़ा जा सकता है? हाँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर में इन्होंने डायरेक्ट कोरिलेशन निकाला है कि भाई जैसे जैसे लाइट बढ़ी वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ी, शायद जैसे जैसे लाइट बढ़ी वैसे वैसे आर्थिक अवस्था इम्प्रूव हुई, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे। तो मानिए एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली और न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो दिल्ली में भी लाइटें हैं और न्यूयॉर्क में भी लाइटें हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि न्यूयॉर्क की लाइटें ज़्यादा तेज़ हैं, और इससे लोगों ने कोरिलेट किया है कि उस शहर की आर्थिक अवस्था इससे बेटर हो, सामाजिक अवस्था बेटर हो। तो इससे काफ़ी सारे लिंक करके रात के डेटा को अलग अलग जन सामान्य चीज़ों के से जोड़कर एज अ प्रॉक्सी या प्रतिनिधि दिखाया गया है, इस पे शोध किया जाता है।
तीसरा पॉइंट है रात के समय आकाश की चमक और प्रकाश प्रदूषण। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया आजकल बन गया है। पहले पहले क्या था कि भाई आपको कहीं लाइट चाहिए तो होल्डर लीजिए, उसमें बल्ब लगा दीजिए तो वो जगह चमक गई। बट आजकल वो सब अब नहीं प्रेफर करते हैं। आजकल उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ताकि जो ऊर्जा जो ऊपर की तरफ जा रही थी, नष्ट हो जा रही थी, वो नीचे की तरफ आए और ज़मीन पे पड़े, और जो एरिया जिस एरिया पे आपको लाइट चाहिए सिर्फ वही प्रकाशित हो। तो पहले जो वो लाइट ऊपर जाती थी वो आकाश को चमकाती थी, और जो ज़रूरत नहीं था, जैसे आपको रात के आकाश को नहीं चमकाना है, आपको ज़मीन को चमकाना है, ज़मीन पे रोशनी डालनी है, तो उस वजह से एक चीज़ होती थी जिसे हम प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन भी कहते हैं। इस पे भी मैं आपको एक लास्ट में एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। वनाग्नि का सक्रिय निगरानी। जंगल में आग आज के दिन बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। वैसे भी हमारे जंगल धीरे धीरे कमते या कहीं कहीं डिग्रेड होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन्हें हमें बचाना ज़रूरी है। उसके अंदर रहने वाले जानवरों को बचाना ज़रूरी है। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ये सब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, वहाँ वनाग्नि के इंस्टेंसेस भी बढ़ रहे हैं, वन में ज़्यादा आग लग रही है आजकल। तो अगर हम इनको रात के डेटा में देख सकते हैं तो हम उसकी सक्रिय निगरानी भी कर सकते हैं। तो वो तो, लेकिन डेटा जो है DMSP OLS, वो पहले तो बहुत ही कोर्स है। आपको ऐसा पूरा शहर ऐसे ब्लर सा एक गोला सा दिखता है, मात्र उस शहर के अंदर के डिटेल नहीं दिखते। दूसरा, ये सिर्फ वार्षिक उपलब्ध है, माने 2013 का एक छवि, 2014 का एक छवि। अरे भाई, उस शहर में भी उत्सव होते होंगे या अलग अलग त्यौहार, और अलग अलग दिन पे लाइट कम या ज़्यादा होती होगी, तो इसकी हम स्टडी कैसे करेंगे? तो फिर क्या हुआ कि इस डेटा की और ज़रूरत पड़ी, तो VIIRS नामक एक सैटेलाइट में DNB नामक एक सेंसर, डे नाइट बैंड जिसे कहते हैं, उसे लगाया गया। ये इससे काफ़ी बेटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं इन दोनों छवियों में, ये लखनऊ है और ये राइट साइड में दाहिने हाथ पे फैज़ाबाद है। इसके बीच में जो रोड है वो भी दिख रही है, बीच में जो और शहर कस्बे हैं वो सब दिख रहे हैं। और लखनऊ का जो आकार है कि मेन शहर कहाँ है और बाहर कहाँ किस दिशा में शहर बढ़ रहा है, वो सब दिख रहा है बहुत अच्छे से। और ये नवंबर 2013 में ले गई, यानी ये डेटा जो है ये मंथली, मासिक रूप से उपलब्ध है। ये 2013 वाला डेटा, DMSP का डेटा सिर्फ वार्षिक उपलब्ध था। तो इससे बेहतर डेटा उपलब्ध है। VIRS सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल है, इससे और भी बेहतर डेटा आ चुके हैं और उस पर भी काफ़ी सारा शोध किया जा रहा है। तो इन दो तो डेटा में क्या अंतर है? पहला तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि दोनों का थोड़ा चित्र लेने का समय अलग है। ये जो धरती का परिक्रमा कर रहे हैं, तो DMSP करीबन, वैसे DMSP की बहुत सारी सैटेलाइट्स थी। DMSP एक प्रोग्राम है जिसमें जहाँ तक मुझे याद है F14 से शुरू होके F20 तक अलग अलग सैटेलाइट, F14, F15, F16, ये अलग अलग सैटेलाइट है जो धरती की परिक्रमा कर रही है। और ये सब अलग अलग टाइम पे ना किसी एक जगह का चित्र लेते हैं। तो रफली इसे कहा जाए अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे कह सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो शाम को 5 बजे भी लेती हैं, कुछ हैं जो रात के 12 बजे भी ले रही हैं। तो एक एवरेज मान लीजिए 7:30 बजे करीबन वो कभी लेती है। लेकिन VIRS जो है ये फिक्स्ड रात को 1:30 बजे आपके शहर के ऊपर से गुजरती है और आप शहर का चित्र लेती है। इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, यानी पिक्सल का जो साइज़ है, DMSP का थोड़ा कोर्स है, थोड़ा बड़ा है, 1 किलोमीटर का उसका रेजोल्यूशन है, और VIRS 500 मीटर पे उपलब्ध है। न्यूनतम पता लगाने योग्य लाइट, कितना सबसे कम रोशनी जो ये सेंसर पकड़ पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, तो DMSP का है। उसमें ये लो, मीडियम, हाई गेन सेटिंग्स हैं, एक फ़ोटो मल्टीप्लायर 2 करके टेक्नोलॉजी है। इन सब की वजह से रोशनी जो
4 × 10⁻⁻⁵, यानी 0.50 और 0.000004 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर से यदि इतना छोटा, इतना कम एनर्जी यदि सैटेलाइट तक पहुंच पा रहा है तो भी उसको वो पकड़ लेते हैं। और VIRS उससे 1 डिग्री और कम है, वो 3 × 10⁻⁵ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर एनर्जी कैप्चर कर लेता है। तो बहुत कम एनर्जी भी, मतलब जो लेटेस्ट VIRS का एक ब्लैक मार्बल प्रोडक्ट है वो तो ये कहता है कि यदि आप 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक 100 वाट का बल्ब मात्र जला के रखो तो भी हम, और कोई लाइट ना हो उस जगह में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तब भी ये सैटेलाइट पकड़ सकते हैं। तो इतने एडवांस्ड, इतने अच्छे ये सैटेलाइट हैं, इनके सेंसर्स हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, TMSP में बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए, F14, F15, F16, और उस समय ज़रूरत नहीं थी, उस समय ऑब्जेक्टिव कुछ और था, सिर्फ बादलों को देखना है। तो उन्होंने उसके जो कैलिब्रेशन पैरामीटर होते हैं, जो गेन सेटिंग्स होते हैं, वो सब उन्होंने स्टोर नहीं किए, यानी रखे नहीं कि भाई कब वो सैटेलाइट लो में काम कर रहा है, कब मीडियम में, कब हाई में, वो डेटा उपलब्ध ही नहीं है। तो रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन आप नहीं कर सकते। बट इस पर भी काफ़ी सारा शोध हुआ है। इनफैक्ट मेरे ही कुछ शोध पत्र हैं जो इस पे DMSP को रेडियोमेट्रिकली कैलिब्रेट करने की बातें करते हैं कि क्या हम, जो नंबर हमें मिल रहा है, जैसे ये जो डेटा है 6 बिट का है, यानी 0 से 63, 0 से 63 तक की एक वैल्यू देगा आपको, 1 2 3 4 5 10 60 61 ऐसा कुछ एक नंबर दे देगा। बट उस नंबर का क्या मतलब है? उस नंबर से क्या हम ज़मीन से, पृथ्वी से क्या, कितनी रोशनी निकल रही है, ऊपर उत्सर्जित हो रही है, क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? DMSP में ये नहीं कर सकते। तो कुछ और डेटा लेके, कोई और टेक्निक, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ मशीन लर्निंग, कुछ नई तकनीकों को लगा के क्या हम उसको कैलिब्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी शोध बहुत सारे किए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये VIRS में नहीं है। VIRS में कैलिब्रेटेड डेटा पे मिलता है, 14 बिट का डेटा है, तो वो हमें एग्जैक्टली वही देता है जो इतनी रोशनी धरती से उत्सर्जित हो रही है। हमें कोई कन्वर्जन और ये सब नहीं करना पड़ता। DMSP में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शहरों पर सैचुरेशन। अगर मैं पिछले स्लाइड में जाऊं तो DMSP में क्या होता है कि शहरों के बीच में वो डेटा जाके सैचुरेट हो जाती है, यानी एक ऊपरी लेवल पे पहुंच के रुक जाती है, उसके और ऊपर नहीं जा पाती, बता नहीं पाती कि भी यहाँ पे इससे भी ज़्यादा रोशनी है, वो एक लेवल पे जाके सैचुरेट हो जाती है। ये प्रॉब्लम DMSP में नहीं है, सॉरी VIRS में नहीं है। इस वाले डेटा में अगर हम इसे प्रॉपरली स्ट्रेच करें तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ उससे कम, वैसे हम देख सकते हैं VIRS में। और अवधि किस ड्यूरेशन के लिए डेटा अवेलेबल है? 1992 से 2013, और ये वार्षिक एक इमेज अवेलेबल है। और VIRS जो है वो अप्रैल 2012 से वर्तमान तक मासिक, मंथली डेटा सेट अवेलेबल है। अब ये डेटा बेटर है तो इससे हम और नई शोध कर सकते हैं, नए तरीक़ों से इसको जन सामान्य कार्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका यूज़ है आज के दिन आपदा प्रबंधन के लिए होता है, क्योंकि जहाँ आबादी है वहाँ लाइट है, और अगर आबादी वाले क्षेत्रों में कोई आपदा आ रही है तो बहुत सारा नुकसान होने का पॉसिबिलिटी है। तो जैसे गाजा नामक एक साइक्लोन आया था तमिलनाडु पे, तो साइक्लोन से पहले जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे तमिलनाडु में काफ़ी लाइट है, इस एरिया में मदुरई के पास स्पेशली बहुत सारी लाइट है। लेकिन साइक्लोन के तुरंत बाद ये पूरा एरिया मानो जैसे अंधकार में चला गया, क्योंकि जब तूफान आता है तो बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर सब बंद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जिस कारण से पूरे बड़े क्षेत्रों में लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो वो अंधकार में चली जाती है। और ये चीज़ बहुत सारे देशों में इसको यूज़ किया जा रहा है कि भाई
कितनी जगहों पे लाइट की कमी है, कैसे कैसे लाइट वापस आई, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अंधकार में रही, जित सबसे ज़्यादा देर के लिए अंधकार में रही, और इस टाइप के अलग अलग काम किए जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मछली पकड़ने की निगरानी। तो क्या है, साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस टाइप की एक मछली है, स्क्विड, इसे बहुत खाते हैं। अब इसे पकड़ें कैसे? तो ये एक जो है 1500 वाट का एक बल्ब है, और ऐसे 60 बल्ब इस नाव पे ऊपर लगे हुए हैं। जब ये समंदर में जाते हैं तब इन्हें ऐसे खोल दिया जाता है और ये पूरी जगह को लाइट लगा कर देते हैं, जिस वजह से ये स्क्विड मछली जो है ये सतह पे आ जाती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो जब इसे रात के इमेज में देखा जाता है, रात के डेटा में देखा जाता है, तो ये इस तरह कुछ दिखता है। इससे बहुत सारा शोध किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे कितने नाव को आपने लाइसेंस दिया भाई पकड़ने को, वहाँ पे कितने पहुँच गए, तो इस टाइप की निगरानी हो गई। जितने नाव उतनी ज़्यादा उत्पात, तो लाइट इज़ कोरिलेटेड विथ कैप्चर, कि भाई इतनी लाइट है तो इतने टन मछली पकड़ी गई। तो इस टाइप के बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं, इस टाइप के डेटा को यूज़ करके नए नए शोध नए नए जगहों में जहाँ जहाँ अप्लाई किए जा सकते हैं वो निकाले जा रहे हैं। 2012 से ये डेटा अवेलेबल है, तो 2012 से 13 से 16-17 का एक विश्लेषण किया गया VIRS डेटा से। उससे पाया गया कि पूरे इंडिया में करीबन भारत में 25% लाइट बढ़ी है, और जो राज्य सबसे ज़्यादा जहाँ लाइट बढ़ी है वो है बिहार, जहाँ 100% से ज़्यादा लाइट बढ़ी गई। अब ये डेटा जो है ये रात के डेटा से बनाया गया है। इसके बाद और काफ़ी सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, जिनमें 30-40% लाइट बढ़ी है, और कई क्षेत्र। तो क्या होता है, कई बार जो बिजली उत्पादन केंद्र हैं, जो वितरण केंद्र हैं, वहाँ पे डेटा लिखने में, बनाने में कई बार गलतियाँ होती हैं, कई बार डेटा को ख़राब हो जाता है। बट जब सैटेलाइट से डेटा लिया जा रहा है तो उस पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई आदमी आके उसको चेंज नहीं कर सकता। तो जो सैटेलाइट से देखा जा रहा है, माना जाता है कि वो रिकॉर्ड्स जो हैं उससे भी बेटर करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं, ये बहुत ही नया एरिया है। अगर आपको इसमें कोई रुचि हो तो प्लीज़ इस पर उनके शोध पत्र पढ़िए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। ऐसे कई शोध, जैसे रात में पंजाब हरियाणा इन जगहों पे पराली जलाई जाती है, जिससे बहुत प्रदूषण होता है। कई बार आप पढ़ते हैं पेपरों में, नवंबर दिसंबर में दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और ऐसे ऐसे। और ये यहाँ पे अगर आप जाइएगा दिन के टाइम में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं कि भाई कोई कौन सी पराली कहाँ जल रही है, कुछ नहीं। तो पुलिस से बचने के लिए या जो भी कई बार रात में जलाई जाती है, और तो वो रात वाले डेटा में पकड़ी जाती है, नाइट लाइट डेटा में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब, ये गुड़गांव है, ये जो जितने शहर हैं हरियाणा के, ये दिख रहे हैं बड़े बड़े जो, बट ये जो छोटे डॉट्स हैं यहाँ पे, ये शहर नहीं है, गांव नहीं है, ये सारी बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे पराली जलाई जा रही है। तो इस चीज़ को क्या हम पकड़ सकते हैं इस डेटा से? क्या इस पे कोई निगरानी कर सकते हैं? क्या इसको रोक सकते हैं? और लास्ट में मैं इससे ख़त्म करूँगा एक वीडियो से, 2 मिनट की वीडियो से, जिसे अमेरिका में रहने वाले श्री राम मुरली जी ने बनाया है नेशनल जोग्राफिक के लिए। इसका नाम है वेयर आर द स्टार्स। स्टार्स कहाँ गए, तारे कहाँ गए? जब हम शहरों में रहते हैं तो हम रात को तारे नहीं देख पाते, वो कहाँ गए? वो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लाइट प्रोड्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो लाइट पोल्यूशन, जो रोशनी जो हम जला रहे हैं जितनी ज़्यादा, उससे पूरा हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो ये आप देखिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को चैट में बताइए।
तो जैसे आपने देखा कि जहाँ पे शहरी लाइट कम है वहाँ पे आकाश गंगा तक भी दिख जाती है। तो ये मेरा अंतिम स्लाइड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है जहाँ लोग रहते हैं, शोध करते हैं, वहाँ पे भी कुछ अच्छे कैमरास के द्वारा फ़ोटो लिए जाते हैं। तो ये दिल्ली शहर है, यहाँ यमुना नदी है, ये कनॉट प्लेस वाला इलाका है। और तो इस टाइप की बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, इस पे बहुत सारा शोध हो रहा है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछिए, या मुझे ईमेल से मेरे इस पते पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।